जब डॉक्टर वर्मा ने माइंड ट्री रिसर्च लैब का दरवाजा खोला तो वहाँ का दृश्य देखकर अमन का मुंह खुला का खुला रह गया था। वहाँ कोई बीपीओ या गन फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा खुला एरिया था जो कि जंगल के बीचों बीच फैला हुआ था। वहाँ की कंक्रीट के ऊपर लोहे के बड़े बड़े चौकोर खेतनुमा ग्रिल बने हुए थे, जिसमें मिट्टी भरकर तमाम तरह की फसलें उगाई जा रही थी, जिनके बेहद छोटे छोटे पौधे वहाँ अंकुरित हो रहे थे और काफी सारे डॉक्टर और कृषि वैज्ञानिक वहाँ शोध कर रहे थे। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि रिया ने ये कौन सी अलग दुनिया बना रखी थी और उसे इसका जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। कैसे हैं अमन जी आप? जैसे ही अमन ने ये आवाज सुनी वो समझ गया कि इस दुनिया को बनाने में रिया अकेली नहीं है, बल्कि कोई और भी है। अमन पीछे पलटा तो देखा करणवीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अमन को तो एक बार के लिए अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि रिया और करणवीर बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए प्रतिद्वंदी थे और यहाँ वो एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर थे। अमन को बिजली के झटके पे झटके महसूस हो रहे थे। उसे नहीं पता था कि रिया उसे एक दिन में इतने ज्यादा सरप्राइज देगी। उसने करणवीर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं अवाक खड़ा रहा। तो आखिर आज रिया ने तुम्हें बता ही दिया? करणवीर ने अमन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ बता तो दिया, लेकिन बड़ी देर बाद बताया। अमन रिया की ओर देखते हुए बोला। उसकी आंखें रिया को ऐसे देख रही थी और मानो जैसे कह रही हो कि रिया मैम, मैं आपका वफादार था इस प्लान को बनाने में, लेकिन आपने अपने प्रतिद्वंदी करणवीर को साथ ले लिया, लेकिन मेरा हाल तक नहीं पूछा। उसने फिर रिया की ओर देखते हुए कहा, क्या दादाजी को पता है इस रिसर्च के बारे में? नहीं, और ना ही अभी बताने की जरूरत है। अगर उन्हें पता चल गया तो पुरानी रंजिश की वजह से वो मुझे करणवीर के साथ काम नहीं करने देंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो हम दोनों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। रिया अमन के सवाल का जवाब देते हुए बोली और फिर बात बढ़ाते हुए आगे कहा, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ डॉक्टर वर्मा, उनके शागिर्द रोहन को और तुम्हें पता है। इसकी कहीं भी किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी अगर इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि उनका पैसा यहाँ यूज हो रहा है। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रिया से बोला, मैम कम से कम मुझे ये तो बताइए कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और आप और करणवीर सर साथ कैसे आए? अमन के सवाल पूछने पर रिया ने सब कुछ शुरू से बताना स्टार्ट कर दिया। सिद्धार्थ जब रिया और उसकी टीम को हनीसकल का पौधा दिखाने अपने खेतों की ओर ले गया था तो वहाँ उन्हें हनीसकल के कई सारे पौधे दिखाई दिए, लेकिन वो पौधा जो कि उसने वेबसाइट पर अपलोड किया था वो सबसे अलग दिखाई दे रहा था। पहले तो रिया ने सोचा कि हो सकता है कि ये वो पौधा ना हो जिसकी वो तलाश कर रही है, लेकिन डॉक्टर वर्मा के कहने पर उसने वो पौधा ले लिए और जब डॉक्टर वर्मा ने उस पौधे पर रिसर्च किया तो वहाँ के नतीजे हैरान कर देने वाले थे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस पौधे की उम्र तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ देखने में ये 100 साल पुराना लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गुण 100 साल से भी ज्यादा पुराने हनीसकल के पौधों से मेल खाते हैं। पहले तो रिया ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और उसे दादाजी को लेने को कहा। उसको लेने के बाद जब जगत प्रसाद माथुर अपने पैरों पर खड़े हो गए तब रिया का माथा थोड़ा सा ठनका और उसे लगा कि इस सिद्धार्थ में जरूर कोई बात है, इसलिए उसने सिद्धार्थ पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। हमेशा उसका फोन उठाना, उसके मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, उससे मिलने के बहाने ढूंढना इत्यादि। और फिर जब सिद्धार्थ ने दोबारा मशरूम और जड़ी बूटियां दी और जब डॉक्टर वर्मा ने उन पर रिसर्च किया तो रिया का विश्वास और मजबूत हो गया कि हो ना हो सिद्धार्थ के पास कोई तो कला है जो कि ऐसे ऐसे चीजें ढूंढ कर लाता है। और फिर उसका चिनार के पौधे को ठीक करना और उसके घर पर भेड़िए का आना, ये सब उसके विश्वास को मजबूत करता जा रहा था। तो क्या आप जानती थी कि वो भेड़िया ही है? अमन ने बात को बीच में काटते हुए सवाल किया। हाँ, रिया ने जवाब दिया। फिर भी आपने उसके यहाँ से सामान लाने के लिए सिर्फ मुझे ही भेजा, जबकि आप जानती थी कि डर के मारे मेरी हालत पतली थी। अमन ने रिया को सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए कहा, उस काम के लिए मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। रिया ने जवाब दिया और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने वहाँ भेड़िया देखा था और लौटते वक्त रास्ते में मुझसे सवाल किया था और तुम्हें सिद्धार्थ के ऊपर शक था कि हो ना हो वो कोई तो कलाकारी कर रहा है? हाँ मैम, याद है। अमन ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा।
और उसका जवाब सुनने के बाद रिया ने आगे बताना शुरू कर दिया था। शक मुझे भी था, लेकिन मैं किसी को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि मुझे सिद्धार्थ के ऊपर शक है। और जब मैंने उसकी उगाए हुए खीरे, टमाटर इत्यादि को चखा तो मुझे वैसे स्वाद आज तक कहीं से भी नहीं मिला था। हमने बहुत सारे रिसर्च किए थे, लेकिन उतनी स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट हम अभी तक नहीं उगा पाए थे। इसलिए मैंने डॉक्टर वर्मा को बुलाया और उनके सामने इसके बारे में अपना विचार प्रकट किया कि हम इसके बीजों को कलेक्ट करके इस पर शोध करेंगे कि आखिर सिद्धार्थ की फसलें इतना गुणवत्तापूर्ण कैसे होती हैं। कहते हुए रिया जाकर वहां बने एक ऑफिस के अंदर चली गई और पीछे पीछे डॉक्टर वर्मा, करणवीर और अमन भी चले गए। वहां जाकर वो लोग एक गोल मेज के चारों ओर रखी कुर्सियों पर बैठ गए और रिया ने अमन से आगे कहना शुरू किया। जब मैंने उसके यहाँ से सब्जियां और बाकी जड़ी बूटियां मंगाई और उसे होटल मिडनाइट में एक स्पेशल डिश के नाम से लॉन्च किया तो मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं ये जानती थी कि होटल मिडनाइट के ब्रांड नेम पर इसके लिए धक्का मुक्की होगी, लेकिन इसको खाने के बाद कस्टमर्स इतना बेहतरीन रिव्यू देंगे, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब सभी कस्टमर्स इंक्लूडिंग करण ने इसका पॉजिटिव रिव्यू दिया तो हमने और सामान मंगाया, जिसका सोर्स पता करने के लिए करण ने अपने आदमी भी सिद्धार्थ के गांव भेजे थे। और इनके आदमियों का वहां के एक किसान से झगड़ा भी हुआ था, जिसने इन्हें घटिया क्वालिटी का मटेरियल दिया था। फिर इनके लोग सिद्धार्थ के पास भी गए थे, लेकिन तब तक हमारे आदमी सामान लेकर वहां से निकल चुके थे। रिया जैसे जैसे बता रही थी, अमन उसका चेहरा देखे जा रहा था, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि रिया के अंदर माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की गद्दी पर बैठने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है और उसे ये कुर्सी सिर्फ जगत प्रसाद की ग्रैंड डॉटर होने की वजह से मिली है। लेकिन रिया के मुंह से निकली एक एक बात आज उसे अचंभे में डाल रही थी और उसके हर अनुमान को गलत साबित करते हुए जा रही थी। फिर रिया ने आगे बताना शुरू किया। चूंकि सिद्धार्थ के पास इतना ज्यादा खेत नहीं है कि वो हमारे जरूरत के हिसाब से फसलें उगा सके और बाकी किसानों की फसलों में वो बात नहीं थी, और हम सिद्धार्थ को जरा सा भी शक नहीं होने देना चाहते थे कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। उसकी हर फसल का उसके मन मुताबिक पैसे दे रहे थे और बिना किसी जोर जबरदस्ती के हम खरीद रहे थे। इसलिए हमने और डॉक्टर वर्मा ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सिद्धार्थ के फसलों और जड़ी बूटियों को अपने यहाँ पैदा करें। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि आखिर इसे कहाँ और कैसे शुरू किया जाए। हमने और डॉक्टर वर्मा ने बहुत सारी जगह जा जा के देखी, लेकिन कोई भी जगह हमारे काम के लिए उपयुक्त नहीं थी और हमें इस काम को अपनी कंपनी के इन्वेस्टर से छुपा के भी करना था, क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी पता चलता कि हमने उनके पैसे दवा की रिसर्च के बजाय सब्जियों के रिसर्च में खर्च करना शुरू कर दिया है तो वो हमारे ऊपर इसे बंद करने का दबाव डाल सकते थे। लेकिन हमें इस मुद्दे को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए डॉक्टर वर्मा ने कप में मिट्टी भरकर उसमें बीज और खाद डालकर रखने लगे। लेकिन ये एक अस्थायी समाधान था। हमें स्थायी समाधान के लिए कोई खुली जगह चाहिए थी, जो कि शहर के पास सिर्फ एक व्यक्ति के पास उपलब्ध थी और ये जगह सुरक्षित भी थी। रिया की एक एक बात अमन को हैरान किए जा रही थी। उसे अपने नाक के नीचे से ही रिया के द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाना और फिर उसको भनक तक न लग पाना उसे परेशान किए जा रहा था। तो एक बार मुझे भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, शायद उस वक्त मैं ही कोई मदद कर देता। अमन ने रिया की बात को काटते हुए कहा। मैंने सोचा था कि एक बार तुमसे इस मुद्दे पर बात की जाए, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर तुम्हारे बार बार शक करने की वजह से डॉक्टर वर्मा ने ही तुम्हें बताने से रोक दिया था। रिया ने डॉक्टर वर्मा की ओर देखते हुए जवाब दिया। रिया के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुनकर अमन ने डॉक्टर वर्मा को हिकारत भरी नजरों से ऐसे घूरते हुए देखा कि जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। उसे ऐसे घूरते देख डॉक्टर वर्मा रिया से मुखातिब होते हुए बोले, अरे मैम, पूरी बात बताइए अमन जी को। मैंने ये भी कहा था कि समय आने पर अमन जी को बताएंगे। अभी थोड़े दिन वेट कर लीजिए, वरना ये नाहक में मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने आपको रोका था। हाँ मन, और शायद मेरा भी मन यही था, इसलिए मैंने इनकी बात का विरोध नहीं किया और मान गई कि समय आने पर तुम्हें सारा सच बता दिया जाएगा। रिया डॉक्टर वर्मा की बात सुनकर अमन को दिलासा देते हुए बोली, तो ये सब कब से चल रहा है मैम? अमन ने रिया से सवाल पूछते हुए कहा। उसके अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी।
जिस दिन इनके आदमियों का सिद्धार्थ के गांव के एक किसान से झगड़ा हुआ था उसी दिन से। रिया ने जवाब दिया, यानी तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन पहले से। अमन ने रिया से सवाल किया तो उसने हामी में सिर हिला दिया। लेकिन आप और करणवीर बिजनेस में इतने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, तो एक साथ कैसे आए? क्या इनके साले रणजीत और इनके सचिव रजत को पता है कि आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? अमन ने फिर से अगला सवाल दाग दिया। अमन का ये सवाल सुनकर रिया के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई और उसने करणवीर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अब अमन के सवालों का आगे जवाब तुम दो करण। मैं तो थक गई, लेकिन इसके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। रिया की बात सुनकर करणवीर ने अमन को आगे बताना शुरू कर दिया था कि कैसे वो और रिया एक साथ आए थे। करणवीर अमन की तरफ घूमकर बोला, उस दिन जब मैं वो फ्रूट सलाद खाकर अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका स्वाद मेरे जुबान से हट नहीं रहा था और फिर मैंने एक प्लान बनाया। कहते हुए करणवीर ने आगे की घटना बतानी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे वो अमन के सामने घटना का वर्णन करते जा रहा था, वैसे वैसे अमन का चेहरा आश्चर्य के साथ भरता जा रहा था। आखिर क्या था करण का प्लान और ऐसी क्या जरूरत आ गई कि 2 प्रतिद्वंदियों को साथ आना पड़ा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमन की हैरानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर कैसे उसके पीठ के पीछे रिया ने इतना बड़ा खेल कर दिया और उसका सेक्रेटरी होने के बावजूद उसे भनक तक नहीं लगी। थोड़ा सा उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो ठीक ही है, अगर इसमें कंपनी का फायदा हो रहा है और उसका काम भी कंपनी का फायदा कराना ही तो था। अब आगे की कहानी सुनाने की जिम्मेदारी करणवीर की थी और वो अमन को बताते हुए बोला, उस दिन जब मैं यहाँ से फ्रूट सलाद खाकर अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरा दिमाग सिर्फ इस चीज पर ध्यान दे रहा था कि आखिर रिया को ये सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इसका पता लगाना है। और मैंने इसके लिए अपने साले रणजीत को जिम्मेदारी दी, लेकिन उसने एक दिन तो कूड़े वाले का पीछा करने में निकाल दिया और दूसरे दिन जाकर वहाँ से बेवकूफ बनकर आ गया और फिर मार पीट करके उस दूसरे किसान से पैसे निकलवाने पड़े। लेकिन वहाँ उसने एक फायदा कर दिया था मेरा, उसने सिद्धार्थ का घर ढूंढ लिया था और उसके खेत भी देख लिए थे। इसके साथ साथ उसने थोड़ी सी मिट्टी भी उठा ली थी, जिसको मैंने अपने ऑफिस में रख लिया था कि शायद ये आगे काम आ जाए। इसके साथ साथ मैंने अपने मैनेजर रजत को जिम्मेदारी दी थी कि होटल मिडनाइट में कोई ऐसा शख्स ढूंढे जिसकी पहुंच वहाँ के किचन तक हो और वो मुझे कुछ फल और बीज दे सके जिससे कि मैं इस पर रिसर्च कर सकूं। और रजत ने ढूंढना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इस बारे में रिया को भनक लग गई तो उसके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया और हमने साथ मिलकर काम करने को सोचा और नतीजा तुम्हारे सामने है। कहते हुए करणवीर चुप हो गया था और अमन को भी उनके साथ आने की वजह समझ में आ गई थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अमन ने करणवीर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्या? करणवीर ने उसे सवाल करते हुए पूछा, इस जगह में आते वक्त हम जिस कॉरिडोर से होकर आए हैं उसका डिजाइन एकदम से होटल मिडनाइट जैसा क्यों है? अगर इसकी वीरानी दूर कर दी जाए तो ये एकदम होटल मिडनाइट जैसा लगने लगेगा। आखिर ऐसा क्यों? अमन के सवाल में सवाल कम उत्सुकता ज्यादा थी। ये एक लंबी कहानी है, हम इस पर आगे फिर कभी बात करेंगे। अब तुम ये ध्यान रखना कि सिद्धार्थ के ट्रीटमेंट में कोई कमी न रहे और ये बात यहाँ से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जानी चाहिए, रिया ने अमन को ताकीद करते हुए कहा। फिर चारों लोग वहाँ से उठे और उठकर उसी रास्ते से बाहर आ गए जिधर से वो लोग अंदर गए थे। डॉक्टर वर्मा की गाड़ी में बैठकर रिया और अमन निकल गए और थोड़ी देर बाद करणवीर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। डॉक्टर वर्मा ड्राइविंग सीट पर थे, उनके बगल वाली सीट पर रिया और उसके पीछे अमन बैठा हुआ था। उसको राज तो सारा मालूम पड़ चुका था कि आखिर रिया की ओर से सिद्धार्थ को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि उसके दिमाग में तैर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। और उन्हीं सवालों में से एक पूछने की मंशा से उसने रिया को पुकारते हुए कहा, मैम, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो कि शायद आपके लिए पर्सनल हो। कहते हुए अमन के मन में अभी भी कुछ सवाल तैर रहे थे। बोलो, रिया ने बिना पीछे मुड़े सामने की ओर देखते हुए कहा। इससे कंपनी और इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होगा मैम? अमन ने सकुचाते हुए कहा। इसमें पर्सनल जैसा क्या है? डॉक्टर वर्मा, आप बताइए कि इसमें कंपनी और इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होगा? रिया ने गाड़ी चला रहे डॉक्टर वर्मा की ओर देखते हुए कहा।
अमन, तुमने सिद्धार्थ के भेजे प्रोडक्ट कंज्यूम किए, वो तुम्हें कैसे लगे? डॉक्टर वर्मा ने अमन से सवाल किया। मार्केट में उपलब्ध और प्रोडक्ट से काफी बेहतर, अमन ने जवाब दिया। फिर डॉक्टर वर्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, आजकल फसलों की उपज बढ़ाने के लिए देश के हर कोने में कीटनाशकों और केमिकल युक्त खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे फसल की उपज तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में काफी कमी आ रही है, जिससे कि तमाम तरह की नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं और इससे इंसानी दिमाग सिकुड़ता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ये कीटनाशक और केमिकल युक्त खाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। और सोचो, जब ये चरम सीमा पर होगी तो उसके बाद क्या होगा? खेतों में फसलें उगनी बंद हो जाएंगी, जनसंख्या बहुत अधिक होने की वजह से लोग भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे, बची खुची इंसानियत भी खत्म हो जाएगी और लोग एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चुकेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो धरती पर इंसानों और इंसानियत दोनों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। डॉक्टर वर्मा गाड़ी चलाते हुए अपनी बात बताते जा रहे थे और अमन उसे ध्यान से सुन रहा था। फिर डॉक्टर वर्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और इस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई आसमान से देवदूत या फरिश्ता नहीं आने वाला, हमें खुद ही इसे सुरक्षित करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनकर यहाँ से ना जाएं। कहते हुए डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर चिंता की एक गहरी लकीर खींचती चली गई थी। तो इससे सिद्धार्थ की फसलों का क्या ताल्लुक? उसके लिए तो कई सारी एग्रीकल्चर कंपनीज, इवन सरकार भी इस मामले में ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए हमें इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? और सिद्धार्थ ने भी तो कोई ना कोई कीटनाशक या केमिकल युक्त खाद का प्रयोग किया होगा। अमन ने डॉक्टर वर्मा से अगला सवाल किया। ताल्लुक है अमन, बिल्कुल ताल्लुक है। और रही जहां तक सिद्धार्थ के कीटनाशक और केमिकल युक्त खाद का प्रयोग ना करने की बात, तो यही उसके फसलों की यूएसपी है। किसी भी प्रोडक्ट में हमें इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं और कुछ फल तो इतने हाई लेवल के फाइबर और बाकी पोषक तत्वों वाले थे जो आज तक मैंने कहीं सुने और देखे नहीं थे। डॉक्टर वर्मा ने संयमित तरीके से अमन की बात का जवाब देते हुए कहा, फिर आगे बोलना शुरू किया। तुमने जो हमारी कंपनी और शेयर धारकों के लिए जो चिंता जाहिर की थी, उसका जवाब सुनो। कुछ लोग जो कि प्रकृति के बारे में सोचते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर कॉन्शियस है, वो लोग खाने के लिए ऑर्गेनिक फसलों को खरीदने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ये उतना कारगर नहीं होता क्योंकि किसी न किसी रूप में इसमें केमिकल शामिल हो जाता है, लेकिन केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक से उगाए गए फसलों से ये 1000 गुना सही होता है। अतः इसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी सरकार भी इस चीज में सहयोग कर रही है। लेकिन सोचो, अगर हम उन्हें वो बीज प्रोवाइड करें जो कि पहले से ही केमिकल मुक्त है और लाख गुना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और गुणवत्तापूर्ण है, तो सोचो माइंड ट्री के शेयर्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य और खाने से जुड़े हुए बिजनेस। डॉक्टर वर्मा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले अमन ने आगे बोलना शुरू कर दिया। जुड़े हुए बिजनेस कभी भी नुकसान में नहीं जाते क्योंकि ये इंसान की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। डॉक्टर वर्मा उसे बोलता देख चुप हो गए। समझ गया डॉक्टर वर्मा, मैं पूरी बात समझ गया। क्योंकि हम स्वास्थ्य और खाने से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इस फील्ड में खुद को स्थापित करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर से करणवीर का भी सपोर्ट हमारे साथ है, तो हमें इसका भी फायदा मिलेगा। अमन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ अमन, हम सिर्फ बीज ही नहीं बल्कि किसानों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जिसमें वो कीटनाशक का उपयोग छोड़कर हमारे बीजों से फसल का उत्पादन एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इसमें मोनोपोली होगी। कोई भी कंपनी हमारे द्वारा दिए गए बीजों पर न तो रिसर्च कर पाएगी और न ही इसका कॉपी उतार पाएगी। अभी हम सब्जियों से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम गेहूं, धान, मक्का, सब फसलों का बीज अपने यहाँ तैयार करेंगे। डॉक्टर वर्मा ने अपनी आगे की महत्वाकांक्षा अमन के सामने रखी। लेकिन ये काम हम सिद्धार्थ को लेकर भी तो कर सकते हैं। अमन ने फिर से सवाल दागा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें अपना खुद का रिजल्ट ना मिले तब तक हमारा इस मुद्दे पर चर्चा करना बेमानी है। हो सकता है वो जो खाद यूज कर रहा हो वो एकदम प्राकृतिक हो और उसका राज वो किसी से ना बताना चाहे, या हो सकता है वो जिसमें इनमें पड़ने वाले मटेरियल को कहीं से खोज के लाता हो और फिर उसे अपने हिसाब से तैयार करता हो। डॉक्टर वर्मा ने अमन को समझाते हुए कहा और फिर आगे बोलते हुए कहने लगे, मान लो वो ये राज हमें बता भी देता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा जिससे कि हम पूरे देश या राज्य को इस लेवल का प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। इसलिए हमें अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार करना ही पड़ेगा। और एक बार हम रणजीत द्वारा लाई गई सिद्धार्थ के खेत की मिट्टी और आम मिट्टी में उगाई हुई फसल में देख लेंगे कि कितनी समानता है, फिर हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। कहते हुए डॉक्टर वर्मा ने अपनी बात खत्म की। बात करते करते वो लोग अमन के घर को जाने वाले रास्ते की तरफ आ गए और डॉक्टर वर्मा ने वहीं गाड़ी रोक दी और अमन ने गाड़ी से उतरने के लिए गेट खोला। फिर कुछ सोच समझकर रिया से बोला, मैम, हम सिद्धार्थ को अपने फायदे के लिए यूज तो नहीं कर रहे हैं, और गाड़ी से उतरकर गेट बंद कर दिया। लेकिन रिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर वर्मा को गाड़ी को आगे बढ़ाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर डॉक्टर वर्मा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अमन वहीं खड़ा रह गया। डॉक्टर वर्मा और रिया दोनों खामोशी से बैठे हुए थे और फिर डॉक्टर वर्मा ने उस खामोशी को तोड़ने के इरादे से रिया की ओर मुखातिब होते हुए बोले, अमन को गिरीश धमीजा की लाइन कैसे याद है?
जबकि उसकी कोई भी किताब पब्लिश नहीं हुई थी। उसके बोलने के लहजे में आखिर गिरीश धमीजा से इतनी समानता क्यों है? क्योंकि अमन नायक गिरीश धमीजा का बेटा है। रिया ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन ये सुनकर डॉक्टर वर्मा को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। और उन्होंने रिया से पूछा, क्या उसे ये बात पता है? नहीं, मेरे दादू के अलावा आप तीसरे शख्स हैं जिससे ये बात पता चली है कि अमन गिरीश धमीजा का बेटा है। रिया ने डॉक्टर वर्मा से कहा, फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोली, वर्मा अंकल, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैंने कोई बिना बहाना बनाए हुए आपको अपने हर राज बता देती हूँ। आप ध्यान रखना कि ये बात कभी भी आपके मुंह से बाहर ना आए। कभी नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए, डॉक्टर वर्मा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। फिर अपने मन में सोचते हुए बोले, अच्छा, तो इसलिए जगत प्रसाद माथुर ने अमन को इतना हक दे रखा है कि वो रिया से इतना सवाल करे। जगत प्रसाद के बुद्धि तक पहुंच पाना किसी के वश में नहीं है। अमन को कहाँ होना चाहिए और वो है कहाँ, लेकिन मुझे क्या करना है, जो जैसा है जहाँ है सब ठीक है। सोचते हुए उन्होंने गाड़ी को रिया के सोसाइटी तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया था। आखिर कौन है गिरीश धमीजा और क्या था उनका जगत प्रसाद माथुर के साथ संबंध? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डॉक्टर वर्मा और रिया दोनों रिया के बंगले के सामने पहुंचे और रिया को डॉक्टर वर्मा ने गुड बाय कहा और गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। तब तक काफी रात हो चुकी थी। रिया ने अपने घर के अंदर एंटर किया और दबे पांव अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में एक कड़कती आवाज सुनाई दी, इतनी रात गए बिना सिक्योरिटी के कहाँ घूम रही हो और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? आवाज सुनने के बाद जब रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दादा जगत प्रसाद माथुर उसे गुस्से से लाल होकर देख रहे हैं और उनके पीछे कई नौकर और सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे सहमे हुए खड़े हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको अभी अभी काफी भारी डांट की घुट्टी पिलाई गई हो। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आ गई है, क्योंकि आज दूसरा दिन था जब वो बिना सिक्योरिटी के रात को अकेले निकल गई थी और अपने दादू को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। वो वहीं जड़वत होकर खड़ी हो गई और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे। कहाँ और किसके साथ थी तुम? जगत प्रसाद ने फिर से रिया की ओर गुस्से से भरी हुई नजर के साथ देखा और आगे बोले, ये तुम्हारा दूसरा दिन है जब तुम अचानक से बिना बताए गायब हो गई हो। पहले उस दिन पार्टी छोड़कर और आज मीटिंग से निकलने के बाद यहाँ तक कि ड्राइवर को भी भेज दिया। ऐसा कैसे चलेगा? तुम एक कंपनी की सीईओ और माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती उत्तराधिकारी हो, तो तुम कैसे इस तरह की लापरवाही बरत सकती हो? वो रिया की ओर देखते हुए गुस्से के साथ बोलते जा रहे थे और रिया चुपचाप खड़ी वहीं सुन रही थी। वो ये बात समझ रही थी कि अगर उसने दादू से ज्यादा आर्गुमेंट की तो दादू उसकी जासूसी शुरू करा देंगे। इससे उसका करणवीर के साथ वाला प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर जगत प्रसाद ने अपने एक सबसे विश्वास पात्र सुरक्षा कर्मी लोबो को आवाज दी, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था। लोबो, इधर आओ। जगत प्रसाद माथुर का आदेश पाकर लोबो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उम्र 45 साल, 6 फीट लंबा शरीर, कसी हुई बॉडी और तने हुए सीने के साथ लोबो जगत प्रसाद की बातें ध्यान से सुन रहा था। जगत प्रसाद लोबो की ओर मुखातिब होते हुए बोले, लोबो, अब से रिया बेबी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बिना उचित कारण जाने तुम्हें उन्हें कहीं भी अकेले नहीं छोड़ना है। जगत प्रसाद के इतना कहते ही रिया को एक जोरदार धक्का लग गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो उस फार्मिंग प्लांट को देखने कैसे जाएगी। कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सोचते हुए रिया अपने कमरे की ओर चली गई। डॉक्टर वर्मा गिरीश धमीजा के बारे में सोचते हुए कार चलाते हुए जा रहे थे कि जिस अमन का इस माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो आज रिया के सचिव बनकर उसकी कंपनी में नौकरी कर रहा है। यही सब सोचते सोचते वो कब ध्यान मग्न हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर अचानक से एक टर्निंग पॉइंट पर सामने से आ रही एक गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी उनके आंखों में पड़ी और वो हड़बड़ा गए। और जब तक वो अपने आप को संभाल पाते कि दोनों गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों गाड़ियां जाकर एक गहरी खाई में जा गिरी। दूसरी ओर गहरी नींद में सो रहा सिद्धार्थ सोते हुए चौंका तो उसने अपने आप को एक गांव में पाया जो कि बौद्ध भिक्षुओं से भरा हुआ था। उसने आसमान की ओर देखा तो सूरज बादलों की ओट में छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बादल उसके आने की खुशी में बरसने वाले हैं। वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आने जाने वाला हर भिक्षु उसकी ओर देखकर सिर झुकाकर निकल रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु हो जिसका सम्मान हर कोई कर रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो इस जगह से वाकिफ है। चलते चलते वो एक बहुत बड़े बौद्ध मठ के सामने पहुंचा और अपने आप उसके कदम उस मठ के अंदर चले गए, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की साधना में लीन मूर्ति लगी हुई थी। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक बौद्ध धर्म गुरु खड़े हैं। वो कमर से थोड़ा आगे की ओर झुके हुए हैं और उनके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि ये 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। सफेद बाल और दाढ़ी में से घिरा हुआ उनका चेहरा
सूरज की तरह दमक रहा है। सिद्धार्थ घूमकर उनकी ओर आगे बढ़ गया और उन्हें प्रणाम करके एक तरफ खड़ा हो गया और उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हारा अब तक का सफर कैसा रहा? सिद्धार्थ ने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, उम्मीद है तुम्हारा आगे का सफर भी इसी तरह आसान होगा। कहते हुए उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और मठ के अंदर लगी भगवान बुद्ध की बनी हुई मूर्ति के पीछे से होते हुए एक दरवाजे के अंदर घुसे। और फिर जब वो उससे बाहर निकले तो वो एक विशाल खुले मैदान में खड़े हुए थे, जहाँ कम से कम 1000 बौद्ध भिक्षु मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण ले रहे थे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। वो सोच ही रहा था कि तभी वो बौद्ध धर्मगुरु आगे बढ़े और बोले कि क्या तुम तैयार हो? उसके हाँ कहने पर उन्होंने अपने गले में पहनी हुई माला को बाहर निकाला, जिसमें एक पीले रंग का पत्थर लगा हुआ था और उसमें से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उस माला को उसकी अंगूठी से चिपका दिया और थोड़ी देर बाद उस अंगूठी का रंग पीला हो गया और उससे निकली पीली रोशनी ने आसपास के सारे वातावरण को पीले रंग से रंग दिया था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई हो और उसका शरीर वहीं खड़ा रह गया हो। और ऐसा सिर्फ लग नहीं रहा था, ऐसा हुआ भी था। सिद्धार्थ को साफ साफ अपनी आंखों के सामने अपना शरीर दिखाई दे रहा था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक लंबा चौड़ा मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथ में बांस की 2 लंबी लाठियां लेकर खड़ा हुआ था और उसने एक लाठी सिद्धार्थ की ओर उछाली और सिद्धार्थ ने उसे ऐसा लपका जैसे कि वो कोई सधा हुआ मार्शल आर्टिस्ट हो। और फिर उसने सिर झुकाकर सिद्धार्थ का अभिवादन किया और फिर लाठी से प्रहार किया। सिद्धार्थ ने वो प्रहार अपने हाथों से रोक लिया और फिर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों उत्कृष्ट अस्त्र का युद्ध कौशल प्रदर्शित कर रहे थे और दोनों की लाठियों के टकराने की आवाज वहां गूंज रही थी। जब सिद्धार्थ को लगा कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है तो उसने अपने आप को अपने घुटने पर लाते हुए एक लाठी उसके टांगों के बीच मारी और वो वहां से गायब हो गया। सिद्धार्थ को लगा कि जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो और वो मुस्कुराते हुए घूमा, लेकिन पीछे से उसके ऊपर वार हुआ और वो लड़खड़ा गया। फिर उसने संभलने के बाद उससे भी लड़ना शुरू किया और फिर उसे भी मार गिराया। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक को मार रहा था वैसे वैसे वो रक्त बीज की तरह एक एक करके आ रहे थे। वो उस पीले धुएं में ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे तालाब में कमल का फूल। सिद्धार्थ एक एक करके उनसे लड़ता जा रहा था और अपने शरीर के साथ खड़े उन बौद्ध धर्मगुरु को देखे जा रहा था। जैसे ही किसी के लाठी का वार उसके ऊपर पड़ता, अंगूठी में से निकलने वाली पीली रोशनी कम हो जाती। वो समझ गया था कि उसे इनसे तब तक लड़ना है जब तक बौद्ध धर्मगुरु की सारी ऊर्जा उसके अंदर न समाहित हो जाए। जैसे जैसे बौद्ध धर्मगुरु की ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो रही थी वैसे वैसे उसके शरीर का तेज मरता जा रहा था और वो काले पड़ते जा रहे थे। सिद्धार्थ समझ चुका था कि बौद्ध धर्मगुरु की सारी ऊर्जा उसके अंदर समाने के बाद उनका शरीर तेज विहीन हो जाएगा और इसीलिए ये लोग उसके साथ युद्ध कर रहे हैं ताकि बौद्ध धर्मगुरु को बचाया जा सके, जो कि उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहा और फिर जैसे ही ऊर्जा का आदान प्रदान बंद हुआ, बौद्ध धर्मगुरु नीचे गिर गए और सारा उजाला वहां से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सिद्धार्थ चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ था। वो चिल्लाने लगा लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांस फूल रही हो और वो चौंकते हुए उठा तो उसने अपने आप को बिस्तर में पाया। उसने ध्यान से अपनी अंगूठी की ओर देखा तो उसमें से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। उसे इस बात की खुशी तो हो रही थी कि उसे मार्शल आर्ट्स की कला का ज्ञान हो चुका था, लेकिन बौद्ध धर्मगुरु का गिरता हुआ शरीर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसके दिमाग में आदि शक्ति की वो बात घूम रही थी। हर कोई किसी न किसी प्रयोजन के साथ धरती पर भेजा जाता है और शायद उनका प्रयोजन उसे मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देना ही हो। उसने गुल्लू की ओर देखा तो वो घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और लेट गया। दोनों कार्स जाके एक गहरी खाई में गिरी और खून से लथपथ डॉक्टर वर्मा की कार एक भारी पेड़ से जाकर अटक गई और दूसरी कार जाकर और नीचे गिरी और उसमें आग लग गई। सीट बेल्ट पहनने की वजह से डॉक्टर वर्मा कार में ही फंसे हुए थे। उन्हें होश तो था लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने आप को उस कार से बाहर निकाल लें। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी उनकी नजर गियर के पास पड़े अपने मोबाइल पर पड़ी और उन्होंने डायल नंबर में सबसे ऊपर पड़े करणवीर का नंबर डायल किया और फोन उठने पर अपनी स्थिति बताते हुए बोले, मेरी कार का टर्निंग पॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया है और मैं एक पेड़ से लटका हुआ हूँ। जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाते कार का बैलेंस बिगड़ा और वो और नीचे जा गिरा। करणवीर को फोन में साफ साफ डॉक्टर वर्मा के कार के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया और उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी रजत को फोन किया और बोला, तुम तुरंत पुलिस लेकर टर्निंग पॉइंट पहुंचो। क्या हो गया सर? रजत ने सवाल किया। डॉक्टर वर्मा का एक्सीडेंट, कहते हुए करणवीर ने फोन काट दिया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कती हुई दिखाई दे रही थी। क्या डॉक्टर वर्मा इस एक्सीडेंट से जिंदा बच पाएंगे? क्या रिया और करणवीर का सीक्रेट प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। करणवीर ने डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद अमन का नंबर मिलाया और उधर से नींद में जाने की तैयारी कर रहा अमन उसका नंबर देखकर थोड़ा हैरत में पड़ गया कि आखिर करण ने उसे इतनी रात गए फोन क्यों किया है, जबकि वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले साथ ही थे। अमन ने जैसे ही करण का फोन उठाया, उधर से करण की घबराहट भरी आवाज आई, अमन, अमन कहाँ हो तुम? जल्दी से टर्निंग पॉइंट पहुंचो। अमन ने जब करण को इतना घबराया हुआ सुना तो किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन घबरा गया। उसने हड़बड़ाहट के साथ करण से सवाल किया, क्या हुआ? डॉक्टर वर्मा का टर्निंग पॉइंट पर जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। करण के मुंह से इतना सुनते ही ऐसा लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लगभग नींद के घेरे में आ चुके अमन की आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई और उसने करण से पूछा, रिया मैम को पता चला? तब करणवीर ने उसे जवाब देते हुए कहा, रिया का फोन बंद आ रहा है और कोई नंबर मेरे पास है नहीं जिससे मैं रिया को इन्फॉर्म कर सकूं। मैंने रजत को भेज दिया है और तुम भी फटाफट पहुंचो। कहते हुए करणवीर की आवाज भारी हो चली थी। ठीक है, मैं रिया मैम को लेकर पहुंचता हूँ। कहते हुए अमन ने करणवीर का फोन काट दिया और रिया के बंगले के सिक्योरिटी गार्ड का नंबर मिलाया। बंगले की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का फोन बज रहा था और वो मुंह खोले सो रहा था। जब रिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसने तुरंत कपड़े बदले और गाड़ी स्टार्ट करके टर्निंग पॉइंट की तरफ निकल गया। रात के साए में पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज वहां फैले हुए सन्नाटे को तोड़ रही थी। टर्निंग पॉइंट के आसपास रहने वाले लोग घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। रात के पहर में आने जाने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां वहां किसी अनहोनी की आशंका से धीमी होकर या रुककर वहां खड़े लोगों से पुलिस और एम्बुलेंस के खड़े होने की जानकारी ले रही थी। रजत ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया था और डॉक्टर वर्मा और माइंड कंपनी से मामला जुड़ा होने के कारण पुलिस बहुत ही ज्यादा तत्परता दिखा रही थी। रात के अंधेरे में सर्च अभियान चलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारी और पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे जाकर डॉक्टर वर्मा की गाड़ी ढूंढ रहे थे। तब तक अमन वहां पहुंच चुका था। उसने रजत से मिलकर सारी जानकारी ली और फिर पेमा को फोन किया और पहली घंटी जाते ही उसने तुरंत फोन उठाया और बोला, क्या हुआ अमन सर, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? अमन को इतनी रात में फोन करते देख पेमा भी घबरा गया था। कुछ भी ठीक नहीं है, जाओ रिया मैम को लेकर टर्निंग पॉइंट पहुंचो। डॉक्टर वर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और शायद उनकी डेथ भी हो चुकी है। डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट की बात सुनते ही पेमा उठा और उसने अपने पड़ोस में रह रहे अपने दोस्त एक टैक्सी वाले को जगाया और दोनों रिया की सोसाइटी की तरफ निकल पड़े। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो इतनी रात गए टैक्सी रोक ली, लेकिन जब पेमा ने उन्हें बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो उनकी मदद करने जा रहा है तो उन्होंने उसे जाने दिया। अमन, रजत और बाकी सब वहीं बैठकर डॉक्टर वर्मा की बॉडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में करणवीर की कार भी आकर वहीं रुकी और वो अमन और रजत से सारी जानकारी लेने लगा। उन्होंने उसे बताया कि नीचे पुलिस और हॉस्पिटल वालों की एक टोली डॉक्टर वर्मा और उस दूसरी कार को ढूंढने गई है। नीचे तलाशी अभियान में गए पुलिस वालों को डॉक्टर वर्मा की कार मिल चुकी थी। कार की बाहर से हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर तो डॉक्टर वर्मा की लाश छोड़ो, उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने जब टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका तो उनकी आशंका एकदम सही साबित हुई। अंदर डॉक्टर वर्मा की ना तो लाश थी और ना ही उसके टुकड़े। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने सीनियर को सूचना दी कि डॉक्टर वर्मा की कार मिल चुकी है, लेकिन इसमें वो मौजूद नहीं है। और उसकी बात अमन, रजत और करणवीर को भी सुनाई दी, जिसे सुनकर उनके मन में थोड़ी सी आशा जगी कि शायद डॉक्टर वर्मा कार से छिटककर कहीं अलग गिर गए हों और सुरक्षित हों। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वो दूसरी एसयूवी भी दिखाई दी जो अधजली हालत में थी। वहां के आसपास कई सारे शव बिखरे हुए थे। कुछ तो इतना बुरी तरह खून से लथपथ थे कि पहचान में ही नहीं आ रहे थे। अपने साथ स्ट्रेचर लेकर गए हॉस्पिटल वालों ने एक एक शवों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और डॉक्टर वर्मा को ढूंढने के लिए उसके पास तलाशी अभियान और जोरों से चालू कर दिया। पेमा जब बंगले के बाहर पहुंचा तो देखा कि सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर मुंह खोले पड़ा हुआ था। उसने एक पत्ता उठाया और जाकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया, जिससे वो बहुत तेज चौंक कर उठा और सामने दो अजनबी लोगों को खड़ा देखकर उसने तुरंत सवाल किया, कौन हो तुम लोग और तुम्हें सोसाइटी के अंदर किसने आने दिया? उसको इस तरह से सवाल करता देख पेमा का मूड उखड़ गया और वो गुस्से के साथ उसे देखते हुए बोला, अगर तुम रजिस्टर देख लेते तो वहां पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। अंदर फोन करो और बोलो कि रिया मैडम से बात कराएं, मैं उनको लेने आया हूँ। पेमा के इतना कहने के बाद उसने जब रजिस्टर देखा तो वहाँ कॉलम में पेमा का नाम बतौर ड्राइवर दर्ज था और वहाँ पर उसकी फोटो भी लगी हुई थी। पेमा की जानकारी पाने के बाद वो घबरा गया और घबराते हुए बोला, मैं दिन में ड्यूटी में नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं चला, प्लीज मैम से मेरी शिकायत मत करना। उसकी आवाज में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं करूंगा, जल्दी फोन करो। पेमा के कहने पर उसने अंदर फोन किया और फोन उठने पर वो बोला, जाकर रिया मैडम से बात कराओ, बोलना उनका ड्राइवर आया हुआ है। फोन उठाने वाला आदमी फोन लेकर रिया के कमरे में गया और बाहर से आवाज दी,
रिया की नींद अभी कच्ची ही थी, तो 2-3 आवाज के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसने कहा, क्या हुआ, इतनी रात को दरवाजा पीट रहे हो? इस पर फोन ले जाने वाले ने जवाब दिया, मैडम पेमा आया है नीचे और अब से बात करना चाहता है। रिया ने सोचा कि आखिर पेमा इतनी रात गए क्यों आया है, और फिर उसे बात करना था तो मेरे नंबर पर फोन कर लेता, इसके लिए सिक्योरिटी से फोन कराने की क्या जरूरत थी। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो वो बंद था। उसे याद आया कि मीटिंग से निकलने के बाद उसने फोन चार्ज ही नहीं किया था। पेमा के इतनी रात आने पर और उसे फोन करने पर रिया का मन सिद्धार्थ को लेकर किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठा था। वो सोचने लगी कि कहीं सिद्धार्थ फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो, जबकि सिद्धार्थ अपने गांव में यहाँ हो रही घटनाओं से बेखबर होकर घोड़े बेचकर सोए जा रहा था। यही सोचते हुए उसने लपक कर उस आदमी से फोन लिया और बोली, हाँ पेमा, क्या हुआ? उसके बाद पेमा ने जब उसे डॉक्टर वर्मा के बारे में बताया तो ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली टूट गई हो। वो धम्म से अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको एकदम से जकड़ लिया हो। पेमा ने जब रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी तो वो थोड़ा सा सशंकित हो गया और फोन पर जोर जोर से बोला, रिया मैडम, रिया मैडम। उसकी तेज आवाज सुनकर रिया को ऐसा लगा कि जैसे उसे होश आ गया हो। उसने पेमा को नीचे इंतजार करने को कहा और खुद उठकर जगत प्रसाद माथुर के कमरे में चली गई, जो कि सो रहे थे। उसने पैर को हिलाते हुए धीरे से उन्हें जगाया और पेमा ने उसे जो जो बताया था वो सारी बात बताई। डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट की बात सुनते ही जगत प्रसाद के माथे पर भी बल पड़ गए थे। उन्होंने तुरंत रिया को कपड़े बदल कर आने को कहा और खुद भी कपड़े बदलने लगे और लोगों को फोन करके तुरंत गेट पर आने को कहा, जो कि वहीं स्टाफ क्वार्टर में रह रहा था। जगत माथुर का कॉल आते ही वो तुरंत उठा और अपने एक सहयोगी को जगाकर उनसे मिलने चल दिया। थोड़ी देर बाद रिया और जगत प्रसाद नीचे आ चुके थे और लोबो वहीं पर अपने एक साथी के साथ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। पेमा ने तब तक गैराज से गाड़ी निकाल ली थी। एक गाड़ी में पेमा के साथ रिया और जगत प्रसाद और टैक्सी में पेमा के दोस्त के साथ लोबो और उसका साथी बैठकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। नीचे गए पुलिस वालों को डॉक्टर वर्मा की कार और दूसरी गाड़ी और उस पर सवार लोगों के शव तो मिल गए थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर वर्मा का कोई अता पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर वर्मा की कार और वो दूसरी गाड़ी क्रेन की मदद से बाहर निकाली जा रही थी। जब डॉक्टर वर्मा की बॉडी वहां नहीं मिली तो पुलिस वालों को लगा कि शायद वो जिंदा हो या बेहोश हो, तो उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऊपर घटनास्थल पर एक लग्जरी गाड़ी और एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से रिया, जगत प्रसाद माथुर, पेमा, लोबो और उसका साथी एवं टैक्सी वाला उतरे। रिया की गाड़ी देखते ही अमन उस ओर चल पड़ा। रजत की निगाह जब रिया के साथ जगत प्रसाद माथुर पर पड़ी तो उसने करणवीर को छूते हुए इशारा किया, जो कि वहीं पर गाड़ी का सहारा लिए हुए सिर नीचे किए खड़ा था। जगत प्रसाद को देखते ही वो भी थोड़ा सकपका गया। तभी जगत प्रसाद की नजर करणवीर पर पड़ी तो उनकी त्योरियां चढ़ गई, लेकिन मामले की संवेदनशीलता के चलते वो बिना कुछ कहे आगे निकल गए। तब तक शहर के मजिस्ट्रेट, एसपी, सर्कल इंस्पेक्टर समेत दर्जनों पुलिसकर्मी समेत वहां बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आ चुके थे। आखिर इतना जमावड़ा क्यों हो भी ना? डॉक्टर वर्मा एक जाने माने वैज्ञानिक और माइंड ट्री कंपनी के चीफ रिसर्चर थे। ऊपर से जगत प्रसाद माथुर का बिजनेस की दुनिया में काफी बड़ा नाम था और तमाम उच्चाधिकारियों समेत बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उनकी उठक बैठक थी। इसलिए इस मामले को सब गंभीरता से ले रहे थे। कोई भी अपनी गर्दन इसमें फंसाना नहीं चाहता था। जगत प्रसाद को आते देख डीएम और एसपी उनके पास आ गए और मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर को बुलाकर जगत प्रसाद को सारी जानकारी सौंपी। उधर रिया और करणवीर दोनों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। जानकारी लेने के बाद जगत प्रसाद अपनी कार में आकर बैठ गए। उन्होंने रिया को बुलाकर पूछा, करणवीर यहाँ क्या कर रहा है? जगत प्रसाद के ऐसे सवाल पूछने पर रिया सकपका गई और फिर मामले को संभालते हुए बोली, ये तो उसी से पूछना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो पूछो। कहते हुए जगत प्रसाद ने कार के शीशे को ऊपर कर लिया और किसी अच्छी खबर आने का इंतजार करने लगे। और दूसरी तरफ रिया उनसे बात करने के बाद करणवीर की तरफ बढ़ गई। कार के पास खड़ा पेमा नीचे से लाए जा रहे शवों को देख रहा था और एक शव को देखकर उसे पता नहीं क्या एहसास हुआ और वो उसी तरफ बढ़ गया। जब उसने पास से जाकर देखा तो उसका चेहरा पेमा को हिला देने के लिए काफी था। आखिर ऐसा क्या देख लिया था पेमा ने जिसने उसे हिला दिया था? और जगत प्रसाद माथुर के सामने खुल जाएगा करणवीर के वहां होने के पीछे का राज। क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जगत प्रसाद की कार के पास से चलकर रिया करणवीर के पास पहुंच गई और उससे बोली, दादू आपको यहाँ देखकर भड़क गए हैं, पूछ रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जवाब दूं मैं? करणवीर ने जब रिया की बात सुनने के बाद जगत प्रसाद की ओर देखा तो उन्हें कार के अंदर मध्यम रोशनी में भी जगत प्रसाद का तमतमाया चेहरा साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने खुद आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। आ तो वो चुका था,
लेकिन उसे जगत प्रसाद के दिमाग में अपनी यहाँ होने की उपस्थिति फिट बिठानी थी कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है। और उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा और उसने रिया से कहा कि उसे डॉक्टर वर्मा ने सबसे पहले फोन किया था, इसलिए वो यहाँ आया था और वो जाकर यही बात बता दे। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने आपको फोन क्यों किया था? जब वो ये बात पूछेंगे तब मैं क्या जवाब दूंगी? रिया ने फिर से आशंका जाहिर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बोल देना कि ये तो डॉक्टर वर्मा ही बता सकते हैं। कम से कम अभी के लिए बात टल जाएगी, आगे का आगे देखा जाएगा। कहते हुए करणवीर चुप हो गया था। उसे ये प्लान फुल प्रूफ तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई और चारा दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने भी यही ठीक समझा और जाकर उसने अपने दादू को वही बात बोली जो कि करणवीर ने उसे बताया था। फिर जगत प्रसाद ने अमन को इशारे से बुलाया, जो कि उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था, और उससे पूछा, तुम्हें किसने बताया था यहाँ आने के लिए? वो करणवीर के वहां होने के कारण को हर हाल में जानना चाहते थे। करणवीर ने। अमन ने सीधा और सपाट जवाब दिया और फिर उसके आगे की घटना बयां कर दी कि रिया का फोन बंद आ रहा था, इसलिए उसने ही पेमा को भेजा था। अमन की बात सुनकर जगत प्रसाद के चेहरे पर संतुष्टि के भाव तो आ गए थे, क्योंकि रिया उनके साथ थी तो अमन को पट्टी पढ़ाकर बुलवाने जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता। पेमा से उन्होंने पहले ही सारी जानकारी ले ली थी कि उसे अमन ने भेजा है और बाकी सबके जवाब उसी से मेल खा रहे थे, तो वो समझ गए कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन करणवीर के पास अमन का नंबर होना, रिया का करणवीर से सहूलियत से बात करना और इन सबसे ज्यादा डॉक्टर वर्मा ने करणवीर को फोन क्यों किया, ये सब उन्हें अखर रहा था। पेमा ने जब दूसरी लाश का चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया। वो समझ गया था कि या तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है या शायद डॉक्टर वर्मा ने कोई बड़ी मुसीबत डाल दी है। वो चेहरा उस सिंडिकेट ग्रुप के मुखिया का लग रहा था, जिन्होंने जंगल में सिद्धार्थ को घेर रखा था और फिर वहां 2 आदमी पेमा के हाथों मारे गए थे। पेमा समझ गया, हो ना हो शायद ये वही ग्रुप है और ये किसी कांड को अंजाम देने के लिए जा रहा था, लेकिन डॉक्टर वर्मा की गाड़ी से टकराने के बाद ये लोग मौत के शिकार हो गए थे। पेमा ये सोचकर थोड़ा सा निश्चिंत हुआ कि चलो सिद्धार्थ के सिर से मौत टली, लेकिन किसी अनजान आशंका से उसके चेहरे पर निराशा सी फैल गई। पेमा, अमन, रजत, करणवीर, रिया और जगत प्रसाद समेत सभी लोग वहीं खड़े होकर डॉक्टर वर्मा के बारे में किसी जानकारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी जिससे वो कंफर्म कर सके कि डॉक्टर वर्मा कहाँ हैं। करणवीर बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहा था और रिया भी बेचैन थी। जगत प्रसाद की पैनी आंखें उन दोनों की बेचैनी को नोटिस कर रही थी और वो सोच रहे थे, हो ना हो ये दोनों जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नीचे ढूंढ रहे पुलिस कर्मियों को कोई भी लीड्स नहीं मिल रही थी कि आखिर डॉक्टर वर्मा है कहाँ। घनी झाड़ियां और घुप अंधेरी रात होने की वजह से उन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तभी उनमें से एक की निगाह घटनास्थल से थोड़ी दूर पड़ी एक बॉडी पर पड़ी। वो पहले खुद को कंफर्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया और वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो उसे बेचैन कर देने वाला था। उसने अपने साथियों समेत सभी उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए कहा, सर यहाँ एक लाश मिली है। वॉकी टॉकी पर जब ऊपर खड़े इंस्पेक्टर समेत सभी लोगों ने ये सुना तो रिया, करणवीर समेत सभी लोगों के कान खड़े हो गए और इंस्पेक्टर ने तुरंत ही पूछा, क्या वो डॉक्टर वर्मा है? नहीं सर, उसने जवाब दिया। लेकिन जो उसने आगे कहा वो सुनने के बाद पेमा को यकीन हो गया कि ये जरूर सिंडिकेट के ही आदमी है। ये डॉक्टर वर्मा नहीं है सर, ये किसी पोस्टमार्टम हाउस या अस्पताल से आई हुई बॉडी लग रही है। इसके टाके खुल गए हैं और अंदर काफी मात्रा में ड्रग्स भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बॉडी को ड्रग्स कैरियर बनाकर ले जाया जा रहा था। उस पुलिस वाले ने वॉकी टॉकी पर अपने सीनियर्स को बॉडी के बारे में बताते हुए कहा, सिंडिकेट। जैसे ही इंस्पेक्टर ने कहा वहां मौजूद सभी लोग उछल पड़े, क्योंकि ये उनका ड्रग्स ले जाने का सिग्नेचर स्टाइल था, जो कि हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस या फिर कहीं और से डेड बॉडी चुराते थे और उनमें से ऑर्गन निकालकर बेच देते थे और फिर उसका इस्तेमाल ड्रग्स को लाने ले जाने में करते थे। इस बात से सभी वाकिफ थे, लेकिन इनका काम इतना शातिर होता था कि अभी तक ये किसी की पकड़ में नहीं आए थे। सभी को अभी तक लग रहा था कि ये अफवाह भी हो सकता है, लेकिन आज जब ये लाश मिली तो उन्हें यकीन हो चुका था कि ये अफवाह नहीं सच है। इंस्पेक्टर के मुंह से सिंडिकेट सुनते ही एसपी ने तुरंत वॉकी टॉकी लिया और बोला, लाश को पैक करके ऊपर भिजवा दो और जो ड्रग्स उसमें से मिली है उसे भी, और तुम लोग डॉक्टर वर्मा को ढूंढने पर ध्यान दो। इस केस को आगे मैं खुद देखूंगा और हाँ, इस बारे में मीडिया के कानों तक भनक नहीं जानी चाहिए। कहते हुए एसपी ने अपने मातहतों को आदेश दे दिया था, क्योंकि वो मामले की गंभीरता को अच्छे से समझ रहे थे। वहां मौजूद सभी लोगों को सिंडिकेट के बारे में पता था, लेकिन कोई उस पर आगे बात नहीं करना चाहता था। रिया पहले ही इस पचड़े में पड़ने से बाल बाल बची थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही और करणवीर समेत सभी लोगों को वहां चुप रहने का इशारा किया। शायद जगत प्रसाद सुनते तो वो सवाल करते, लेकिन वो अपने कार में आराम फरमा रहे थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन पेमा को यकीन हो गया था कि ये सिंडिकेट के ही आदमी है और यही वो ग्रुप है जिसकी जंगल में सिद्धार्थ से भिड़ंत हो गई थी। यहाँ मातम जरूर फैला हुआ था, लेकिन यहाँ से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर देवयानी आकाश गंगा के मिराक ग्रह के इंद्रनगर राज्य में खुशियां धीरे धीरे दस्तक दे रही थी।
अपने सामने रखे जीवन दीप की बढ़ती हुई रोशनी को देखते हुए कुलगुरु के चेहरे पर खुशियां साफ दिखाई दे रही थी कि अब इंद्रनगर पर छाए संकट के बादल जल्द ही टलने वाले हैं। नीचे तलाश कर रहे पुलिसकर्मी शिद्दत से डॉक्टर वर्मा को तलाश रहे थे। तभी उनकी नजर वहां से दूर झाड़ियों में फंसे पड़े डॉक्टर वर्मा पर पड़ी। उन्होंने वॉकी टॉकी से डॉक्टर वर्मा के मिलने की सूचना दी। डॉक्टर वर्मा घटनास्थल से थोड़ी दूर पर पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद गाड़ी से बाहर निकलने की जद्दोजहद में वो यहाँ पहुंच गए थे। पुलिसकर्मियों ने तुरंत वहां स्ट्रेचर मंगाकर उन्हें ऊपर भेजने की प्रक्रिया चालू कर दी। जब रिया, करणवीर समेत अन्य लोगों को डॉक्टर वर्मा के मिलने की सूचना मिली और साथ में उन्हें यह भी पता चला कि वो गाड़ी से दूर झाड़ियों में पड़े हुए थे, तो उनके चेहरे पर आशा की किरण दौड़ गई। तब तक वो लाश जिसमें ड्रग्स भर के ले जाया जा रहा था ऊपर आके रखी जा चुकी थी और वो एक सफेद चादर से लिपटी हुई थी। अचानक से उसके ऊपर से चादर उड़ने पर पेमा की नजर उस बॉडी पर पड़ी और उसे वहाँ एक टैटू दिखा, जिसे देखकर पेमा को एहसास हुआ कि उसने शायद इसे कहीं देखा है। जब तक वो उसे ठीक से देखकर उस लाश के बारे में जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ता कि तब तक डॉक्टर वर्मा को भी लेकर पुलिसकर्मी ऊपर आ चुके थे और उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। पेमा ने जाकर जगत प्रसाद को डॉक्टर वर्मा के ऊपर आने की खबर दी। डॉक्टर वर्मा के ऊपर आने की खबर सुनकर जगत प्रसाद भी कार से उतरकर वहीं पहुंचे जहां डॉक्टर वर्मा को लिटाया गया था और करण, रिया, अमन, रजत समेत सारे लोग वहां उन्हें घेरे हुए खड़े हुए थे। लोबो भी पीछे पीछे जगत प्रसाद के साथ में वहां पहुंचा और उसके पीछे उसका सहयोगी और पेमा भी पहुंच चुके थे। जब वहां मौजूद डॉक्टर ने डॉक्टर वर्मा की नब्ज देखी तो उनकी धड़कन अभी तक चल रही थी। जब रिया और करणवीर को पता चला कि डॉक्टर वर्मा जिंदा हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी फैल गई, जिसे जगत प्रसाद ने नोटिस तो किया लेकिन कुछ बोले नहीं और वहां मौजूद डॉक्टर को ताकीद करते हुए कहा कि डॉक्टर वर्मा को तुरंत आईसीयू में ले जाने का निर्देश दिया जाए। डॉक्टर वर्मा को अस्पताल भेजने के बाद घटनास्थल से दोनों कार समेत सभी मृतकों की बॉडी को लेकर वहां से पुलिस महकमा अस्पताल के लिए निकल पड़ा और उसके पीछे पीछे पेमा, रिया और जगत प्रसाद एक गाड़ी में, लोबो और उसका सहयोगी अमन की गाड़ी में, करणवीर और रजत अपनी अपनी गाड़ी से निकल पड़े। उनके पीछे वो टैक्सी वाला भी था जिसके साथ पेमा रिया के घर गया था। थोड़ी देर में सब लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल में फैली चुप्पी को एम्बुलेंस और पुलिस की जीप का सायरन तोड़ रहा था। डॉक्टर वर्मा को तुरंत आईसीयू और बाकी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। चूंकि इस मामले में सिंडिकेट इन्वॉल्व था, इसलिए उच्च अधिकारियों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। डॉक्टर आईसीयू से निकलने के बाद जगत प्रसाद के पास गए और बोले, दिमाग के अंदरूनी हिस्से में चोट लगने और काफी देर तक इलाज न मिलने की वजह से वहाँ खून का एक बहुत बड़ा थक्का जम गया है। हालांकि इनकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ये कोमा में चले गए हैं। जैसे ही डॉक्टर के मुंह से कोमा शब्द निकला, वहाँ खड़े करणवीर और रिया समेत अमन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्हें अपने प्रोजेक्ट का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर वर्मा के बाद कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा था जो कि डॉक्टर वर्मा के काम को संभाल सके। थोड़ी देर बाद पुलिस से सूचना मिलने पर डॉक्टर वर्मा की पत्नी मीनाक्षी और उनके दोनों बच्चे भी वहां पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें भी डॉक्टर वर्मा के कोमा में जाने की जानकारी दी और ये खबर सुनते ही मीनाक्षी आईसीयू की ओर दौड़ पड़ी और जब उन्होंने आईसीयू में लगे शीशे से डॉक्टर वर्मा को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनके रोने की वजह से सारा अस्पताल गूंज उठा। रिया ने जाकर उन्हें संभाला और दिलासा देते हुए कहा, आप सब परेशान न हो, डॉक्टर वर्मा के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इन सबसे दूर खड़े पेमा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो गया हो। दिन का पहला पहर लगभग शुरू ही होने वाला था। पुलिस ने सारी औपचारिकता निभाने के बाद सबसे कहा कि वो लोग अब घर जाएं और एसपी साहब ने खुद आकर जगत प्रसाद से कहा, अब आप घर जाएं, आपको आराम की जरूरत है और डॉक्टर साहब के परिजन भी आ चुके हैं। करणवीर और रजत ने रिया से अलविदा कहा और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद वहीं खड़ा अमन रिया के पास जाकर बोला, हम लोग भी निकले, कल शाम को ही हमें राजस्थान के लिए निकलना है, दिन में उसकी भी तैयारी करनी है। रिया ने मुरझाए हुए चेहरे के साथ हाँ कहा और जगत प्रसाद को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गई। उनके साथ लोबो और उनका सहयोगी भी था। जगत प्रसाद और रिया जाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठ गए। अमन अपनी गाड़ी में बैठ गया। लोबो और उसका सहयोगी जाकर उस टैक्सी वाले की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पेमा का कहीं आता पता नहीं था। कुछ देर तक उन्होंने पेमा को गाड़ी में आते नहीं देखा तो रिया ने लोबो को आवाज दी और उसकी आवाज सुनकर लोबो टैक्सी से नीचे उतरकर उनके पास आके खड़ा हो गया और बोला, जी मैडम, पेमा शायद अंदर ही है, उसे बुलाकर लाओ। पेमा को वहां पर ना पाकर रिया लोबो को आदेश देते हुए बोली और लोबो पेमा को ढूंढने अंदर चला गया था। लोबो पेमा को बुलाने अंदर गया था, लेकिन पेमा वहां भी नहीं था। उसे वहां ना पाकर लोबो ने इधर उधर ढूंढना और आवाज देना शुरू कर दिया। एक तरफ लोबो पेमा को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ पेमा के कदम हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। क्या चल रहा था पेमा? तेरे मेरे दरमियां ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तेरे मेरे दरमियां ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा
बसा के तुझे सबसे छुपा लूं। मेरे दिल में यहाँ ये रिश्ता न जानूं, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लूं। तेरे मेरे दिल में यहाँ ये रिश्ता न जानूं, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लूं।